अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे। चन्नी के बयान पर राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी इन दोनों सवालों पर कुछ भी नहीं बोले। अमृतपाल के सवाल पर बोले मुझे बात नहीं करनी है। ये देखें, रिपब्लिक भारत ने उनसे कन्फ्रंट किया लेकिन वो कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप। और तो और संसद में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्लाकर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर अब ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर एमएसपी तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर ना पूछे। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निगलते बन रखी है न उगलते। और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने भी चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने एक दो लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते। पार्टी आपकी, सांसद आपका, लेकिन जब फंसने लगे तो निजी विचार बता दो। अगर कांग्रेस किसी भी तरह खालिस्तान के साथ नहीं तो अब तक माफी क्यों नहीं मांग ली? हर मुद्दे पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनके कानों तक चन्नी के ये विचार नहीं पहुंचे? उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खालिस्तानियों को समर्थक बता रही है। एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है? किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी को जवाब तो सदन में ही मिल गया। रवनीत बिट्टू ने फुल क्लास लगा दी, लेकिन अब मांग हो रही है राहुल गांधी से बयान को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं से कि इस पर स्पष्टीकरण तो दें, साथ ही माफी भी मांगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह तीसरी बार असफल राहुल गांधी पर निर्भर है कि वे स्पष्टीकरण दें और माफी मांगे। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा एक गंभीर मामला है। जयराम रमेश की पोस्ट आखिरी शब्द नहीं हो सकती। पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन चन्नी के बयान पर राहुल से लेकर सोनिया, खड़गे से लेकर प्रियंका ने न तो कोई पोस्ट किया और न ही कोई बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल को समर्थन करने की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब का इतिहास गवाह है कि खालिस्तान को पहले खाद पानी देने और फिर उसे कुचलने की कोशिश में पंजाब दशकों तक जलता रहा है और उसकी तपिश आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से ज्यादा होना
ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्टूडियो में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं, उनसे परिचय करा देते हैं और उसके बाद एक एक करके जाएंगे, सभी से जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पीएम मोदी ने बोला है वो समझना जरूरी है कि आखिर इस पर क्या कुछ हमारे जो मेहमान है वो कहते हैं। आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, और साथ ही हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी। संजय सोई जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आखिर ये विपक्ष जो है अग्निपथ पर राजनीति क्यों कर रहा है? अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो भाई सेना रिफॉर्म के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस पर भी विपक्ष जो है इसको आड़े हाथों ले रहा है। कम से कम सेनाओं को राजनीति से परे रखना चाहिए। ये वो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं जो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और किसी तरह की कोई शिकन नहीं होती है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी खास दिन को भी मना रहे हैं, करगिल को याद करते हुए। नहीं, बिल्कुल प्रियंका जी, मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ कि सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना राजनीति से परे, मैं कहूँगा धर्म, राजनीति, स्टेट, कास्ट, कलर, क्रीड सबसे अलग है। हमें सिर्फ भारतीय। और दूसरी बात यह कि हमें प्रोफेशनल रहना है। प्रोफेशनल रहना है, एक अपने काम में पारंगत होना है, किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है। तीसरी बात है कि आज के ज़माने में जो लड़ाई है उसके लिए हमको एक मॉडर्न वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने के में सक्षम होना चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए युवा सेना। ज़्यादा संख्या में जो ज़्यादा युवा आएंगे तो वो आज के आधुनिक हथियार, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, सेंसर हो, कम्युनिकेशन हो, अनेक तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। इसके अलावा लड़ाई खाली युद्ध क्षेत्र में नहीं है, इसके अलावा साइबर है, कंप्यूटर है, जैमिंग है, हर तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, जहाँ पर कि एक पारंगत होने चाहिए हमारे सैनिक इस चीज़ में लड़ने में। तो बड़ा ज़रूरी है, मैं इस चीज़ में समर्थन में हूँ कि अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है जिसमें कुछ लोग यंग लोग आएंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक है कि परसेंटेज शायद 75% की बजाय। सर, ये तो वही बात हो गई कि आप अगर अपने देश में हम डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको सोचे समझे बिना एक परसेप्शन क्रिएट करवा देना। और ये इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक तरह से कहें कि जवाब दिया है। मैं एसपी सिन्हा सर आपसे समझना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आज जहां पर मौजूद थे, उनकी वहां मौजूदगी एक बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं जहां पर हूं वहां पर आतंक के आकाओं को एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, बहुत बड़ा सबक जा रहा है कि आतंक को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे, धराशाही कर देंगे। बहुत स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने दिया है। एकदम। मोदी जी का विजिट कारगिल के क्षेत्र में जाके इसके कई माने हैं, कई स्तर पे इस विजिट को देखने की जरूरत है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय पे संदेश कि देश का प्रधानमंत्री सेना के साथ है, उनका मनोबल बढ़ाता है और वो परिवार का सदस्य है, और जो दुख की घड़ियां हैं, जो उस बलिदान सेना ने दिया है, उसका सम्मान करते हैं वो। पहली बात। दूसरी बात कि दुश्मनों की नींद उड़ाना। दुश्मन जब देखते हैं, आज तक आपने देखा कि कभी भी प्रदेश का प्रधानमंत्री दिवाली में ट्रुप्स के साथ दिवाली मना रहे हो? कभी नहीं देखा होगा।
हर एक दिवाली में मोदी जी मनाते हैं, इससे मनोबल बढ़ता है। तो दुश्मनों को संदेश है, वो ज़माने गए जब कल पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए उसको जेल भेज दिया गया मिस्टर एंटनी ने, रक्षा मंत्री ने, वो ज़माने गए। अब पूरा टेक्टिकल फ्रीडम दिया गया है। तो दुश्मनों को संदेश है कि यदि तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बड़ा क्लियर संदेश है। उसके बाद ये विजिट से सेना का मनोबल बढ़ता है। सेना में हम लोग को जो हम लोग की सोच है, जो ट्रेनिंग है कि भारत माता के लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़े तो हम देंगे, वही लोग कर रहे हैं। लेकिन लीस्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राष्ट्र सम्मान करे इस बलिदान का, और प्रधानमंत्री जी जो सम्मान कर रहे हैं, तो वो तो 144 करोड़ के सर्वे सर्वा हैं। तो इसका मतलब है पूरा देश हमको सम्मान कर रहा है। वही नहीं, जब वो जाते हैं वहाँ पर, जो कैजुअल्टीज़ हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, तो इससे और मनोबल बढ़ता है। दुख की घड़ी में जब देश के प्रधानमंत्री आपके साथ हैं तो स्वाभाविक है कि आपका मनोबल बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हैं, उनके पास भी मैं आना चाहूंगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के रिफॉर्म की बात की है, तो जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप उनको बताएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का रिफॉर्म किया है। और दूसरा सवाल ये कि क्या विपक्ष अग्निवीर पर राजनीति कर रहा है शुरू से? जहां तक सेना की बात है, पिछले कुछ सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में हम रक्षा सामग्री, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, रॉकेट्स, मिसाइल्स, उनको मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, वो है थिएटराइजेशन। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह जब युद्ध होगा भविष्य में, उनको मिलकर लड़ना है। इसलिए थिएटर कमांड के जो कॉन्सेप्ट है कि एक थिएटर कमांड बनेगा पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ रुख करता हुआ, एक और थिएटर कमांड बनेगा उत्तर में चीन की तरफ रुख करता हुआ, और एक थिएटर कमांड और बनेगा दक्षिण में हिंद महासागर की तरफ रुख करते हुए, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ऑल्सो। यहाँ पर खास बात यह होगी थिएटर कमांड में कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर एक साथ युद्ध लड़ेंगे। और अब अग्निवीर प्रोजेक्ट के बारे में इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इसके तहत सेना में यंग बच्चों को लिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और 4 साल की सर्विस के बाद उनमें से कुछ देवनाथ सर, बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री ने बोली, प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया उन्होंने कहा प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान कैसे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो जरा बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को और पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला, कुछ लोगों ने सेना को कमजोर किया है, 1 रैंक 1 पेंशन पर इन्होंने झूठ बोला है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इन्होंने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी,